आज से देश भर में लागू हुई रसोई गैस सिलेंडर की कम हुई कीमतें। अब 200 रुपये सस्ता मिलेगा सिलेंडर। समाज के हर वर्ग ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न। मुख्यमंत्री ने पीपीपी पर लगाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दी जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई का लेखा जोखा किया पेश। कहा सदन में हुए कुल 9 विधेयक पारित। देश भर में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 के एक और बड़ी सफलता की हासिल। प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 200 रुपये सिलेंडर के दाम घटाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को देश की करोड़ों महिलाओं को राखी के त्योहार का तोहफा बताया है। हरियाणा में सिलेंडर की कीमत अब लगभग 930 रुपये तथा उज्ज्वला योजना के तहत 730 रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 200 रुपये और अधिक सब्सिडी देने का फैसला और बिना सब्सिडी के सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट देने का फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक राहत की खबर है। पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर से वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी। अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडर के दाम घटाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। तोहफा दिया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 200 रुपये की जो राहत गैस में दी है, घरेलू गैस में, उससे 33 करोड़ उपभोक्ताओं को उसका लाभ पहुंचेगा। और विशेष लाभ मैं कहूँगा कि उज्ज्वला से जिनको गैस मिली है, ऐसी बहनों को, उनको एक तरह से राहत पहले 200 रुपये मिलती थी, 200 और प्लस होकर 400 रुपये हो गई। तो ये रक्षाबंधन का पर्व बहनों के लिए एक विशेष तोहफा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। खुशियां बढ़ाने वाला पर्व है और एक बड़ी राहत जो है देश के घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार का, कैबिनेट का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों। कैबिनेट का यह फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। वहीं इस फैसले पर फरीदाबाद, भिवानी और पंचकुला की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम कम किए जाने से आम नागरिकों को महंगाई से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में सरकार द्वारा दी गई यह बहुत बड़ी सौगात है। 200 रुपये भी कम हुए सिलेंडर में हमारे लिए बहुत राहत की बात है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 200 रुपये भी मैटर करते हैं कि 200 रुपये के हम कुछ और ले सकते हैं, लेकिन 200 रुपये कम हुए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे वाले टाइम में क्या पता 200 की बजाय 300 कम हो जाए। ये सरकार ने आज 200 रुपये कम करे हैं सिलेंडर पे, जिससे हमें बहुत राहत मिली है। बहुत आभारी है सरकार। बीपीएल परिवार से हूँ। ये सरकार का उज्ज्वल योजना के तहत जो अभी फैसला लिया गया है, इसमें जो 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, उसका सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार ने बीपीएल परिवार के गृहिणी के लिए एक अच्छा सा फैसला लिया है, जिसमें बीपीएल परिवार की गृहिणियों को राहत मिली हुई है। जो सरकार ने उज्ज्वल योजना का जो गैस सिलेंडर के लिए किया है, ये बहुत अच्छा किया है। इसमें हमें 200 रुपये की बहुत राहत मिलेगी और इससे हमें बहुत फायदा भी होगा सरकार ने,
बहुत अच्छा किया है। तो पहली बार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और अब तो हमारे नवंबर तक दिसंबर तक त्योहार ही चलने वाले हैं। तो सरकार ने 200 रुपए की राहत देके जनता को, सबको, मिडिल क्लास लोगों को, हालांकि गरीब लोगों को भी बहुत राहत देगी जो छोटा वो सिलेंडर लेके जाते हैं भरवाने के लिए, कई रुपए किलो से 100 रुपए किलो ऐसे भरते हैं। तो अब 200 रुपए अगर कम कर दिया सरकार ने तो उस हिसाब से उनके भी रेट कम हो गए, वो भी अब सस्ते में अपना सिलेंडर भरवा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 200 रुपए कम कर दिए हैं और घरेलू में जो खर्च होते हैं तो उसमें थोड़ा बेनिफिट पड़ेगा। वैसे तो पहले 1100 का पड़ता था, अब 900 का पड़ेगा। थोड़ी राहत तो मिली है मोदी सरकार की तरफ से, इसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है घर वालों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा परिवार पहचान पत्र पर लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। पीपीपी में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लेखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों के पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। अन्य डेटाबेसों को जोड़ने से इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है जो आय या संपत्ति की विशेषताओं को दर्शाते हैं और परिवारों के विभाजन की जांच करने के अलावा एक्सक्लूजन की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं जिसका उद्देश्य उक्त सिविल रेट में उल्लेखित प्रकृति की धोखाधड़ी को रोकना है। याचिका परिवार पहचान पत्र में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए डेटा में गतिशील सुधार की प्रक्रियाएं भी हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पात्र हैं वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो, जो अपात्र हैं उनकी पहचान की जाती है और लाभ बंद कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से पीपीपी से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। पीपीपी डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूलों में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पीपीपी डेटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। पीपीपी में दर्ज सभी परिवारों में से 97.26 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। लाभ को सक्रिय रूप से परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया से 59 से 70 साल की आयु के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भत्ता शुरू करने के लिए उनकी सहमति ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है तो लाभार्थी की सहमति और पेंशन शुरू करने के लिए डाटा को सेवा विभाग को भेज दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूल में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र का डाटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के समापन के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्र की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार 3 दिन के सत्र में 19 घंटे 36 मिनट कार्रवाई चली जिसमें 89 सदस्य शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 2022 का मानसून सत्र 15 घंटे 12 मिनट और 2021 का 15 घंटे 34 मिनट चला था। इस बार मानसून सत्र में चंद्रयान की सफलता पर प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। वहीं सदन में 2022-23 के लिए 3 विधायक सर्वश्रेष्ठ बने हैं। उन्होंने बताया कि सत्र में जिन सदस्यों ने चर्चा में शामिल होने की इच्छा जताई उन सभी को मौका मिला है। ये सत्र इसकी कुल 19 घंटे 36 मिनट ये कार्यवाही चली है और सबसे बड़ी खुशी की बात कि 89 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। आउट ऑफ 90 सिर्फ एक सदस्य जो थे वो इस सेशन में नहीं आए, जो अगस्त में होने वाले सभी सत्रों से लंबा, यानी
इससे पूर्व जो 2020 में 15 घंटे 12 मिनट चला था, 2021 में 15 घंटे 34 मिनट और 2022 में 15 घंटे 27 मिनट कार्रवाई चली थी। लेकिन अब की बार 19 घंटे 36 मिनट ये कार्रवाई रही है। 2022-23 के लिए 3 जो हमने विधायक थे उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड जो है वो दिया श्री असीम गोयल जी, जोगीराम सिहाग जी, अमित सिहाग जी। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन 17 विधायकों ने शून्यकाल में अपनी बात रखी, जबकि 43 विधायक सत्र के अंतिम दिन शून्यकाल की चर्चा में शामिल हुए। सत्र में 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन मिले थे, जिनमें 16 पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सदन में 9 विधेयक पारित हुए हैं। विपक्ष ने नू हिंसा और सीईटी पर चर्चा की मांग की थी, पर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा में कार्यशैली देखने के लिए गुजरात विधानसभा के 2 अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जो भी विधायी कामकाज हुआ वो नियम के मुताबिक हुआ है। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली छात्राओं और बच्चों से राखी भी बंधवाई। इस अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके बाद ही स्कूली छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजा अर्चना की गई। रक्षाबंधन के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से 106 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई, जिनमें सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और अतिरिक्त काउंटरों की व्यवस्था की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का एक अनूठा त्योहार बहनों और भाइयों द्वारा सामान्य उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। स्नेह के धागे हमें सदैव एक साथ बांधे रखें। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि आज मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता का उपहार देने का संकल्प लें। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें ढेरों देसी उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन्हें बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी के अभियान को सफल बनाएं। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा एवं 200 रुपये गैस सिलेंडर के दाम घटने पर कालांवाली की महिलाओं और पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलकौर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रसोई गैस के दाम घटने से जहां आम जनता को राहत मिली, वहीं हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यात्रा फ्री करने का सरकार ने तोहफा दिया है। ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ बनवा सकता है। फ्री बस सेवा कल 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आरंभ हो गई थी, जो आज 30 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी। यह सुविधा साधारण व स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें। द्वारा ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ।
नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्या के रक्षा मंत्री अदर बेयरडुले के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बेयरडुले ने 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर भारत की अध्यक्षता में होने वाली आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है। Find a lot of common ground to work together to take our partnership forward. Excellency, India has prioritized engagement with African nations. Our Prime Minister has written to all G20 member countries to include African Union in G20 membership in the upcoming Leaders Summit under India's presidency. Specifically, in the field of defense, initiatives like the India-Africa Defense Dialogue, India-Africa Army Chiefs Conclave, and India-Africa Field Training Exercises, Appendix, show our resolve to deepen ties with Africa. बैठक में केन्या के रक्षा मंत्री ने भारत और केन्या के सद्भावपूर्ण संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध स्वतंत्रता से पहले से हैं। To Kenya and to thank you, Minister, through many fields. At the defense level, we have cooperated in the surveillance of the Indian Ocean maritime space. A lot has been done. We still cooperate. Indian naval ships always call at the port of Mombasa annually, twice, thrice, 3 times. We do joint exercise together, and I am sure this visit will extend more our bilateral relations between our two countries, but more so between our defense sector. केन्या के रक्षा मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है और सितंबर 2022 में वहां नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद केन्या के किसी नेता की यह पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रा है। भारत की अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 के एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड रोवर में कई अहम जानकारियों का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIVS नाम का यह पेलोड बेंगलोर स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के तापमान को मापा गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिण ध्रुवों के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करेगा। यह उपग्रह सूर्य और पृथ्वी की L1 प्रणाली में लंगरेज बिंदु के आसपास प्रकाश वृत्त कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लंगरेज बिंदु तक पहुंचने में उपग्रह को करीब 4 महीने का समय लगेगा। L1 बिंदु के पास प्रकाश वृत्त कक्षा का लाभ यह है कि उपग्रह ग्रहण जैसी स्थितियों और अन्य बाधाओं के बिना सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन कर सकता है। आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का भी अध्ययन करेगा। इस उपग्रह में 7 पेलोड होंगे। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप तथा अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसरो ने देशवासियों को PSLV C-57 का प्रक्षेपण देखने का निमंत्रण दिया है। विश्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए G20 देशों ने महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की सहमति दे दी है। विश्व बैंक ने महामारी कोष में $300 मिलियन देने की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुए G20 अध्यक्षता में महामारी कोष बनाने का विचार आया था। इस पर अंतिम मोहर भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 सम्मेलन में लगी है। महामारी कोष का इस्तेमाल बीमारियों के सर्वेलेंस, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण,
टेस्टिंग और रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। अभी तक महामारी कोष में करीब 1,663 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक सफल रही। भारत ने अपनी अध्यक्षता में इस बैठक में 3 प्राथमिकताएं तय की थी। इनमें भविष्य में स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए सभी G20 देशों के साथ मिलकर काम करने, दवाओं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर फार्मा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल शामिल है। G20 की बैठक में भारत को डिजिटल क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में देखा गया। बैठक में कोविन ऐप और ई-संजीवनी जैसी पहल के फायदे गिनाए गए और आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है। सरकार ने इसी साल जनवरी 2023 को मनरेगा के तहत आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक मनरेगा के 14 करोड़ 33 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से अब तक 13 करोड़ 97 लाख लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। केंद्र सरकार ने देश के सभी छोटे बड़े उद्योगों के लिए भारत मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। पूरे देश में विभिन्न तरह के उद्योग कार्यरत हैं, जिनके लिए अलग अलग समय सीमा लाइसेंस लेने के लिए निर्धारित की गई है। यमुनानगर में प्लाईवुड संगठन के प्रतिनिधियों व उद्योगपतियों की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर हेड सौरभ तिवारी मुख्य वक्ता थे तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भविष्य के लिए सभी छोटे बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत सभी उद्योगों को अलग अलग मार्ग के लिए अलग अलग लाइसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया भी सरल और ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है। भारतीय मानक ब्यूरो में जो भी अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस देना चाहता है, उसकी प्रक्रिया बहुत ही अब सहज कर दी गई है। हमारी एक वेबसाइट है bis.gov.in, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ सारी प्रक्रिया कैसे लाइसेंस लेना है वो सिलसिलेवार पॉइंट वाइज समझाई गई है और सारी प्रक्रिया आज की तारीख में डिजिटल है। इसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाली है और जो प्रक्रिया आप उसमें जो है अपनाएंगे उसके अनुसार समय सीमा के अंदर में 2 प्रक्रिया में वैसे आपको बता दूं, एक सिंप्लीफाइड है, एक नॉर्मल है। सिंप्लीफाइड प्रक्रिया में 30 दिन के लिए अंदर लाइसेंस दिया जाता है और जो नॉर्मल प्रक्रिया उसमें 90 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। जो भी लाइसेंस के लिए हमारे विभाग में अप्लाई करता है, जो भी उस प्रोडक्ट का मानक होगा, जो भी उस उत्पाद का मानक होगा, जैसे IS 303 है प्लाईवुड फॉर जनरल पर्पज़ का, ऐसी IS 1659 है ब्लॉक बोर्ड का, ऐसी IS 710 है मरीन प्लाईवुड का, उन वस्तुओं के ऊपर ISI मार्क लगाने की परमिशन जो है लाइसेंस लेने के बाद उनको मिल जाती है। लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्र के विकास में लघु उद्योग की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल आज ही के दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। आज के DD न्यूज़ लेंस में जानते हैं कि कब हुई राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाने की शुरुआत। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है और कृषि क्षेत्र के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर सबसे अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। देश की प्रगति में लघु उद्योगों की इसी अमूल्य भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। दरअसल 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा हुई थी। इसके बाद 30 अगस्त 2001 को लघु उद्योग मंत्रालय ने लघु उद्योग सम्मेलन आयोजित किया। तभी से प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 9 मई 2007 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन करने के लिए तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय कर दिया गया था। अब ये मंत्रालय ऋण और तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास,
कौशल विकास और प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक और बाजार सहायता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों को लागू करके इस क्षेत्र की प्रगति और विकास को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, MSMP चैंपियंस, राष्ट्रीय SC/ST हब, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना और रैंप योजना चला रही है। भारत में 6 करोड़ से अधिक MSME हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए सहायक के रूप में काम करने की योग्यता और क्षमता है। निर्यात के संदर्भ में ये क्षेत्र कपड़ा, चमड़ा व चमड़े के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण जैसे विभिन्न उपक्षेत्रों में 45% के योगदान के साथ उच्च क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि सरकार MSME क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है। भारत दवा के रिसर्च और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए केंद्र सरकार सितंबर में महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत फार्मा सेक्टर और दवा के क्षेत्र में शोध और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड महामारी से सबक लेते हुए और दूसरे देशों के API पर निर्भरता को खत्म करने और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। फार्मा और दवा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सितंबर में एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च करेगी। इसके लिए सरकार पहले ही फार्मा रिसर्च पॉलिसी ला चुकी है, जिसकी कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। नई स्कीम के जरिए सरकार फार्मा सेक्टर में रिसर्च एवं इनोवेशन के साथ आत्मनिर्भर बनने और दवाओं के भारत में ही खोज पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो अगले 5 साल तक इस स्कीम पर खर्च किया जाएगा। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अब भारत फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। सरकार ऐसी रिसर्च पॉलिसी लाई है जिसके तहत देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत पेटेंट का हब बनेगा, भारत में ही दवा पर रिसर्च होगा। भारत जेनेरिक मेडिसिन में तो ग्लोबल लीडर है ही, अब नवाचार में भी ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए स्कीम लॉन्च हो रही है। जो दवाइयां महंगी हैं उन दवाइयों पर रिसर्च हो और भारत में ही बने ताकि वो सस्ती हों। साथ ही दुर्लभ बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, TB जैसी बीमारियों और ऐसी बीमारियां जिनके इलाज के लिए दवाओं पर रिसर्च नहीं होता लेकिन वो हमारे लिए जन स्वास्थ्य का मुद्दा है, उन दवाओं पर भी रिसर्च होगा और अपने देश में ही दवा बनेगी। इसके लिए पॉलिसी में 3 उपाय किए गए हैं। पहला, इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाएगा। सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा ताकि सभी रेगुलेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकें। दूसरा, फार्मा में रिसर्च करने के लिए बजटीय सहायता दी जाएगी और तीसरा, रिसर्च के लिए एक इकोसिस्टम बनेगा। इस पॉलिसी के जरिए इंडस्ट्री और एकेडमी के लोग आपसी तालमेल से काम करेंगे और एकेडमिक संस्थानों में जो रिसर्च हो रहा है वो जनता को ध्यान में रखकर करेंगे। ये पॉलिसी 10 साल की है। पॉलिसी की देखरेख के लिए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनेगा और 5-5 साल के 2 एक्शन प्लान बनेंगे जो पॉलिसी को आगे ले जाएंगे। रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्टार्टअप, निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता देगी और इसके लिए इंसेंटिव स्कीम लाएगी। निजी क्षेत्र रिसर्च और इनोवेशन कर सकें, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। सरकार ऐसे 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 700 करोड़ रुपए देगी। निजी क्षेत्र को रिसर्च के लिए 4,250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश की अब खबरें फटाफट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में किए गए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएंगी विजेताओं की घोषणा। प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल का विपक्ष पर निशाना, कहा किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं विपक्ष के नेता। और एशिया कप 2023 का आज से हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। पहली पारी में पाकिस्तान ने बनाए 342 रन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।